नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आदरणीय अवनीश कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय अमोद कुमार गुप्ता जी, आदरणीय सुजीत सिंह भदौरिया जी, विज्ञान भारती के महासचिव हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति खेम सिंह दहेड़िया जी, प्रवीण रामदास जी जो सब सेंट्रल सचिव हैं विज्ञान भारती के, और हमारे राष्ट्रीय सेंट्रल मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित है विज्ञान भारती के, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, जेपी शुक्ला जी जो 2014 से इस प्रकार के सम्मेलनों के आयोजन के सूत्रधार रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रोफेसर, देवी और सज्जनों, छात्र एवं छात्राएं। हिंदी का जहाँ तक सवाल है तो बहुत कठिन दौर से हमारा देश गुजरा है। जब कभी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते थे राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारी स्तर पर, एक बार एक अनुसूचित जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में विधायक हैं कुंवर सिंह टेकाम, जो मुझसे बता रहे थे कि मैं जब दिल्ली में जाता हूँ सम्मेलन में, अपने कॉन्फ्रेंसेस में, मुझे कभी कभी लगता है कि हम अपने देश में नहीं हैं, विदेश में हैं। इतना अंग्रेजी का प्रचलन ने हमारे देश को बिल्कुल अपने आगोश में ले लिया था कि वही एक मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक माध्यम बन गया था। जो लोग हिंदी बोलते थे वो अपने आप में इंफीरियरिटी फील करते थे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। तो वास्तव में हिंदी के लिए जो काम हो रहा है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता के पुनर्स्थापना के आंदोलन का काम हो रहा है। लेकिन इस समय यदि वो कठिन दौर था तो ये अच्छा दौर है जब हम लोग देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो चाइना और जापान और फ्रांस के यदि वहाँ राष्ट्राध्यक्ष इंटरप्रेटर रख के और बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री भी हिंदी में बात करते हैं। वो अंग्रेजी में बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, वो मैसेज देते हैं यदि तुम्हारी भाषा फ्रेंच है तो हमारी भाषा हिंदी है। और उस स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों को देख के कुछ दिनों तक तो लोगों ने आलोचना की कि प्रधानमंत्री विदेशों में हिंदी बोलते हैं। लेकिन आज वही कुछ लोगों के अंदर ये बात आ सकती है, लेकिन जैसा बताया गया कि 10% ही लोग हैं जो अंग्रेजी के बोलचाल के मामले में आदी हैं। बाकी बड़ी जनसंख्या तो हमारे देश की गौरवान्वित होती है जब हिंदी के प्रमोशन की बात होती है, हिंदी के प्रोत्साहन की बात होती है। और इसीलिए ये हिंदी के प्रमोशन के लिए किए गए कार्य की पराकाष्ठा है कि मेडिकल साइंस, मेडिकल की पढ़ाई में हिंदी के पुस्तकों को, पाठ्यक्रम में आने वाले पुस्तकों को हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। सही। क्योंकि हम मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो सकती कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, बाकी तो सब्जेक्ट्स में पहले से ही। तो इसलिए देश अब सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, ये हम सबके लिए खुशी की बात है। एक परिकल्पना है कि जो भी विज्ञान का शोध कार्य होता है उसके लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, फिर शोध कार्य को कहीं प्रस्तुत करना है। हम जो शोध कार्य करते हैं वो दूसरे के पास तक पहुँचे, जिसका फ़ायदा अगली पीढ़ी को हो, तो उसके लिए जो है अपने को अध्ययन करना है। और अध्ययन करना अपनी मातृभाषा में सरल होता है, ऐसे सारे विशेषज्ञ लोग मानते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की संकल्पना की गई कि किस तरह से लोगों में एक मन उनका बने कि हमको हिंदी भाषा में विज्ञान का जो भी प्रस्तुति करना है, रिसर्च करना है, लिखना है, पढ़ना है, तो ये सारा हिंदी भाषा में हो। तो जितना ज़्यादा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा उतने लोग जुड़ेंगे। जैसे पहले हमने किया तो उसमें करीब 250 पेपर आए
शोध पत्र। हिंदी में लिखने में लोग कठिनाई महसूस करते हैं कि अंग्रेजी ही बहुत अच्छी भाषा है और इसमें जो लिखा जाएगा अच्छा होता है, उसका प्रभाव होता है। तो जब उसमें हमको शुरू में कम मिले, सेकंड हुआ तो उसमें से और 100 बढ़े, उसके थर्ड में और 100 बढ़े, और अभी तो ये हो गया कि मतलब 300 तो रजिस्टर्ड पंजीकृत प्रतिभागी, और बाकी हमारे पास कम से कम नहीं तो 50 से ज़्यादा विषय विशेषज्ञ हैं, 10-15 कुलपति हैं। इस तरीके से एक विद्वान लोगों का, अच्छे वैज्ञानिकों का ये कुंभ जैसा हो गया है। और उसमें जो पत्र हैं, शोध पत्र, वो पढ़े जा रहे हैं 6 समानांतर सत्रों में, तो 18 तो वो हो गए। फिर इसके बाद जो ये हमारे विशेषज्ञ हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है, इनके वहाँ मेन हॉल में, ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इनका अपना व्याख्यान चल रहा है। इसी तरीके से हमारे जो ये आए हुए आमंत्रित विशेषज्ञ हैं, इनको अलग अलग संस्थानों में जो कि इस कार्यक्रम के हिस्सा हैं, जैसे कि एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, इन सब के सब जगह भी, और कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, RKDF, तो जो इसके आयोजक हैं प्लस इन्होंने इसमें सहयोग किया, सब जगह हमारे विशेषज्ञ जा कर के वहाँ भी अपना व्याख्यान दे रहे हैं। तो एक निश्चित किसी विषय वस्तु को लेकर के वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। तो लगभग कितने लोग का आने का है? आने का कुल करीब 600 लोग आजकल दोनों में मिला करके, सब मिला के 600 लोगों का ये। ठीक सर। संसद महोदय का भाषण हो चुका था, उसके बाद मेरा भाषण होने वाला था, और ये महिलाएं इस बात की चिंता कर रही थी कि बस ये भाषण खत्म हो तो हम घर जाएं और पानी की व्यवस्था करें। उनका ये कहना था कि आप तो पानी का बटन दबाओ, पानी चालू करो, भाषण से कुछ नहीं होता। बात सही, भाषण से नहीं होता, तो हम क्या करें? हम चलिए विषय को बदल देते। अब ये जो चित्र आपके सामने आया, मेरे ख्याल से मेरी पीढ़ी के जो लोग यहाँ पर हैं वो तो इसको पहचानते होंगे, इस व्यक्ति को। कितने लोग पहचानते हैं? कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन पिंपलकर। अच्छा, आपने तो पिक्चर का भी नाम बता दिया, नदिया के पार। किसने बताया? आपके लिए तालियां नहीं बजेंगी क्योंकि ये गलत नाम। चलिए हम देखते हैं किस का है। इसमें साउंड आता है ना? ओके, हम देखते हैं। ये जो चित्र है ये बॉलीवुड का है, 1975 का। कितने साल हो गए 1975 से? 25 और 24, 49 साल हो गए। 49 साल पहले ये गीत लिखा गया था, और मैं इसलिए इस गीत को पसंद करता हूँ। आप लोग सुनिए जरूर, और इसके जो शब्द हैं उनको जरूर सुनिए। ये चलता नहीं, सुनिएगा जरूर। चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। बरसे बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले, भैया काम ना चले। वो मेघारे जो न होता तो ये जग जाता जल। तो सारी फिल्में जो बनती हैं पानी के ऊपर, वो नदिया पे नहीं होती, गीत भी उसमें होता है। तो गीत गाता चल, ये एक मूवी थी जिसको मेरे बचपन में मेरे माता पिता दिखाने ले गए थे। अब आप इससे मेरी उम्र का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मैंने बचपन में मूवी देखी है। हमारे समय में पिक्चरें देखना कोई बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता था, लेकिन मेरे माता पिता लेके गए कि ये बहुत अच्छी मूवी है, इसको आप जरूर देखो, बहुत साफ सुथरी मूवी है। तो मैं देखने गया, और उस उम्र में ये गीत मुझे याद रह गया। पता नहीं क्यों याद रह गया, क्योंकि ये बहुत सरल भाषा में एक बहुत अच्छी शिक्षा मुझे दे रहा था। तो ये जो सरल भाषा है ये बहुत आवश्यक है। और जब इसके जो गीत के शब्द हैं ये आप देखेंगे, तो फिर मुझे, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था, जियोलॉजी पढ़ रहा था और हाइड्रोजियोलॉजी पढ़ रहा था, तब मुझे समझ में आया कि ये मुझे क्यों याद रहे।
आप इसकी पहली पंक्ति देखिए, चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी। रविंद्र जैन साहब ने जिनने ये गीत लिखा था 1972 में, पानी आज से भरे 50 साल खून देती पहले, जिंदगानी। जब पानी की क्या बात जल है। संवर्धन की बातें करने का फैशन नहीं था, जमीन से तब मिले। उन्होंने पानी के बारे में सोचा और लिखा पहली लाइन, चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी। वाई सिल्वर, कितनी चांदी बात। ही क्यों, गजब। सोना क्यों नहीं? क्योंकि चांदी शुद्धता का प्रतीक है। वाह। गोल्ड, सोना जो है, स्वर्ण आपकी संपन्नता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन शुद्धता का प्रतीक हमेशा चांदी होता है। चांदी। तो चांदी सा चमकता है नदिया का पानी। इतना शुद्ध हमारा पानी हो तो वो किस बात की बात कर रहे हैं? वो जल गुणवत्ता की बात कर रहे हैं पहली लाइन में। दूसरी लाइन, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। आज हम उसको बड़े बड़े अंग्रेजी के वाक्यांशों में प्रयोग करते हैं, वाटर इज लाइफ, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। जिंदगी पानी से ही शुरू हो सकती है, पानी के बिना नहीं शुरू हो सकती। दूसरी लाइन में उन्होंने उसको समझा दिया। तीसरी लाइन, और ये तो अद्भुत है, अंबर से बरसे जमीन से मिले। एक लाइन में शुक्ला साहब पूरी वाटर साइकिल समझा दी उन्होंने, अंबर से बरसे जमीन से मिले। कितना सुंदर वर्णन है। चौथी लाइन, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। आज हम सब साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वाटर यूजेज इंडस्ट्री में इतना है, डोमेस्टिक में इतना है, एग्रीकल्चर में इतना है। सिंपल सी बात है, नीर के बिना भैया काम ना चले। कोई भी काम करो आप, चाहे खेती करो, उद्योग लगाओ, घर में पानी पीना हो, नीर यानी पानी के बिना काम आपका नहीं चलेगा। और अद्भुत उसके बाद आखिरी लाइन, वो मेघा रे जल जो ना होता तो ये जग जाता चल। 1972 का गीत है, याद रखिए। 1972 में रविंद्र जैन साहब, और रविंद्र जैन साहब की एक और खूबी मैं आपको बता दूं, वो नेत्रहीन थे, देख नहीं पाते थे। यहां से उन्होंने जल को देखा, यहां से, और ये अद्भुत रचना उन्होंने कर दी, जल जो ना होता तो ये जग जाता जल। हिंदी के विद्वान यहां पर मौजूद होंगे। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास। अनुप्रास, श्लेष। किसने बोला यमक? आपके लिए तालियां बजा सकते हैं। यमक अलंकार तब होता है जब एक ही वाक्य में प्रयुक्त दो शब्दों का अर्थ अलग अलग हो। अलग हो। पहला जो जल है वो जल। पानी, हाँ। जल जो ना होता तो ये जग जाता जल। किसकी बात कर रहे हैं? रविंद्र जैन साहब किस विषय की बात कर रहे हैं जिसकी आज बात करना फैशन है, जिस पर यूएन में बहस होती है, जिसके ऊपर हजारों लाखों बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट हैं। आज से 50 साल पहले वो उसकी बात करते थे, ग्लोबल वार्मिंग। जल जो ना होता तो ये जल जाता जल, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का अगर पानी नहीं होगा। तो ये सरलीकरण की बात है। और ये गीत मुझे क्यों छू गया? क्योंकि ये मेरी भाषा में था। मैंने जो भाषा सुनी अपने घर में बचपन से, उस भाषा में जब वो गीत सुना तो मुझे याद हो गया, पूरा याद हो गया। वो जब मैं हाइड्रोलॉजी पढ़ा, हाइड्रोजियोलॉजी पढ़ा, उसमें वाटर साइकिल पढ़ी, तब मुझे ये चीज़ें वापस याद आई। फिर मैंने इस गीत को ढूंढा, और उस गीत को ढूंढने के बाद फिर यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये हमारे अपनी भाषा में सोच, अपनी भाषा में वर्णन, अपनी भाषा में उस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, ये सब उसके लाभ है। ज्ञानवर्धक बात रही है वाली। एक और मूवी का बहुत शौक है मुझे, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये भी हिंदी में पानी के ऊपर बनी एक बहुत खूबसूरत मूवी है, हिंदी में बनी हुई। और इसमें क्या संदेश दिया गया है, इसको भी जब आप पढ़ते हैं, इस एक स्लाइड पर, लगान की एक स्लाइड पर, शुक्ला साहब, मैं IIM में 1 घंटे का लेक्चर दे चुका हूँ। आपका 1 घंटा नहीं लूंगा, 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लगान मूवी में ये बताया गया कि पानी में जब आपको काम करना हो ना, तो आपको पूरे गांव को साथ लेना होता है। चाहे उसमें आप गांव के वैद्य जी को लें, गांव के मास्टर साहब को लें, गांव के डाकिये को लें, गांव में जो सबसे उपेक्षित तबका है, जो एक उसमें सबसे आखिरी में खड़ा है, जो बॉल को फेंकता है तो घूम जाती है, जिसका हाथ जो है ठीक नहीं है, विकलांग है वो, और सबसे उपेक्षित है, उसको भी आपको साथ में लेना है।
गांव में जो अजनबी आया है सरदार जी, उनका नाम तक नहीं है पूरी फिल्म में, उनको भी आपको साथ में लेना है। गांव का जो सबसे मजबूत आदमी है उसको भी आपको साथ में लेना है। तो जल की जब शिक्षा आप दोगे गांव में, तो इन सबको आपको जल शिक्षा में एकत्रित करना है, इन सबको लेना है। तो ये संदेश इस स्लाइड में है। इसमें केवल एक गलती है। कोई बता सकता है क्या गलती है स्लाइड में? भुवन जिसका नाम है, आमिर का नाम है भुवन, भुवन ने क्या नहीं किया इसमें? कोई भी जी, क्या कमी है इसमें? इसमें एक भी महिला नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप पानी का काम करेंगे गांव में जाके, जब आप जल साक्षरता की बात करेंगे, तो मैं बताता हूं, आगे हम देखेंगे, सबसे पहले सबसे आगे महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाएं ही पानी की असली व्यवस्थापक हैं सभी जगह, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। सही बात। क्रिकेट गांव में होता है, ये हम देखते हैं कि एक नदी है जिसमें क्रिकेट खेला जा रहा है, नदी सूख गई है, उसके बहुत सारे कारण हैं, हम उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे, समय की भारी कमी है। ये बारिश का पानी भर जाता है यहाँ तक, इतना इसमें समस्याएं हैं पानी की, और इसीलिए जल शिक्षा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये पानी बह के निकल जाता है। आप देखेंगे 30 फीट ऊंचा उसका पानी का नदी का बहाव होता है, लेकिन वो पानी बाद में होता नहीं है। ये दुनिया में 1/3 लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। पृथ्वी पर आज भी उतना ही पानी जितना लाखों वर्ष पहले था। 14 जून 2018 को जारी नीति आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 करोड़ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। देश में 70% पानी पीने लायक नहीं है और 84% ग्रामीण घरों में पाइप से पानी नहीं पहुंचता था। अभी बहुत स्थिति सुधरी है। 100 करोड़ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है पूरे विश्व में। 34 लाख लोग, जिसमें 5 वर्ष से कम के 18 लाख बच्चे होते हैं, वो मर जाते हैं हर साल दूषित पानी पीने से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगले 24 घंटों में पूरी दुनिया में 4000 बच्चे दूषित पानी पीने से मर जाने वाले हैं। 4000 बच्चे कहीं मर जाएंगे, कोई हेडलाइन नहीं बनेगी। अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, इंडिया में कहीं मर जाएंगे। जो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है वो 500 लोगों को लेके उड़ता है, सिंगापुर एयरलाइंस के पास। थोड़े दिन पहले गए थे उस टाइम। ऐसे अगर 8 जहाज रोज गिर जाए तो 4000 लोग होते हैं। एक जहाज गुम जाता है 200 लोगों का, उसको हम 20 साल 50 साल तक ढूंढते रहते हैं। जैसे अगर 8 हवाई जहाज रोज गिरे, कितनी बड़ी हेडलाइन बनेगी। लेकिन इन 4000 बच्चों की कोई हेडलाइन नहीं बनती है। इन 4000 बच्चों को हम याद करते हैं इस तरह के किसी सम्मेलन में, या इस तरह की किसी वर्ल्ड वाटर डे पे, या किसी और सेमिनार। इन 4000 बच्चों के बारे में सोचिए, ये दूषित पानी पीने से मर रहे हैं। क्यों हमको जल शिक्षा जरूरी है, और क्यों वो जल शिक्षा हिंदी में जरूरी है, ताकि वो सर्वसाधारण को सुलभता से उपलब्ध। इस सब पे हम जाएंगे कि भारत, इंग्लैंड और इजराइल में किसके पास ज्यादा पानी है। समझ में आता है कि भारत के पास ज्यादा पानी है, इंग्लैंड से भी ज्यादा, इजराइल से भी ज्यादा, लेकिन हम फिर भी पानी का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारे कारण हैं। समुद्री पानी बहुत ज्यादा है, मीठा पानी बहुत कम है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पानी जो उपलब्ध है, आप इसमें फिर से देखें, अगर इस पूरे ग्राफिक्स में सबसे ज्यादा पानी जो आपको उपलब्ध है वो भूजल है। जो पीला वाला आपको पाई चार्ट में हिस्सा दिख रहा है वो ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर का पानी तो आप ला नहीं सकते, तो भूजल आपको मिल सकता है। तो भूजल आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भूजल चट्टानों के बीच में होता है, खाली जगह में भरा होता है, और ये एक वाटर साइकिल है, जल चक्र है, जिसको मैंने तो एमएससी में पढ़ा था। आप लोग जो नए वैज्ञानिक हैं वो सब तीसरी चौथी क्लास में पढ़ के आते हैं। ये जल चक्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जल चक्र विश्व का सबसे बड़ा जल प्रदाय योजना है। क्योंकि पानी भाप बन के उड़ा, हवाओं ने उसको लाके आपकी जमीन के ऊपर लाया, घर के ऊपर लाया, और वो पानी आपके घर पे होम डिलीवरी हो गया। न स्विगी की जरूरत पड़ी, न जोमेटो की जरूरत पड़ी, पानी आपके घर पे होम डिलीवर्ड। और मालूम है आपको भारत में प्रति व्यक्ति कितना पानी मिलता है हर साल? पिछली स्लाइड में था 12 लाख लीटर प्रति व्यक्ति। मेरे घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो मेरे घर पे 60 लाख लीटर पानी गिरता है। कितना सुंदर है, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर पाते। और इस सब में एनर्जी क्या लगी? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। कोई बिल आता है आपके पास कि सर आपके घर को 60 लाख लीटर पानी दिया गया है, कृपया 6 लाख रुपए जमा करें? नहीं आता बिल। प्रकृति ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए कर रही है, लेकिन हम प्रकृति के प्रति इतने उदार नहीं है।
ये हमको समझना पड़ेगा। भूजल बनता कैसे है, और बहुत सारी कंसेप्ट है, लेकिन बनता इसी तरह है कि पानी जो जमीन के अंदर चला जाता है वो ट्रांसमिट होकर दूसरी जगह जाता है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भूजल आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कहाँ जाके स्टोर होता है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप जैसे और हमारे जैसे लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाके या उन क्षेत्रों में जाके जहाँ पे पानी की कमी है, इसको सरल भाषा में समझाना। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।